हेलो बच्चों, तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने काफ़ी सारे पार्ट्स इस चैप्टर के कर लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्लास्टिड। उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड होता है स्टोरिंग बॉडीज। स्टोरिंग बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जो चीज़ों को स्टोर करती है, जो एक सेल के अंदर चीज़ों को स्टोर करती है। और ये जो प्लास्टिड है ये किन के अंदर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट्स, यूग्लिनोइड्स के अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर। और जो प्लास्टिड है ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इस प्लास्टिड का काम क्या होता है? स्टोरिंग करने का। इस प्लास्टिड का काम क्या होता है? स्टोरिंग करने का। प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इनका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पार्ट है इनका क्रोमोप्लास्ट। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। जैसा कि हमें पता है ये स्टोरिंग बॉडीज है, तो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को एंड कैरोटीनॉइड्स को। ये फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल तो वैसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, कैरोटीनॉइड रेड, येलो, ब्राउन ऐसा कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब ये कलर पिगमेंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। और ये भी जो होते हैं फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। लास्ट में आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस या फिर वाइट। ये कलरलेस होते हैं, तो ये स्टोर करेंगे, स्टोर 3 चीज़ें स्टोर करेंगे। ये स्टोर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड ऑयल्स, फैट एंड ऑयल्स। जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेंगे, जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेंगे उनको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे उन्हें कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। और जो फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करेंगे उन्हें कहेंगे इलायोप्लास्ट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो एल्यूरो वर्ड है ये प्रोटीन से रिलेटेड ही होता है, एल्यूरो वर्ड प्रोटीन से रिलेटेड ही होता है। अब जैसे किन्हीं चीज़ों के अंदर, जैसे किसी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, स्टार्च ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, किसी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा क्या पाए जाएंगे? अमाइलोप्लास्ट। जैसे पोटैटो,
पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ज़्यादा, स्टार्च होता है, तो उसके अंदर अमाइलोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। और किसी के अंदर अगर फैट्स और ऑयल्स ज़्यादा है तो उसके अंदर इलायोप्लास्ट पाए जाएंगे ज़्यादा, जैसे कि मस्टर्ड। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम अभी समझेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो हमारे पास एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये क्या कहती है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही आए हैं। किस तरह से आए हैं, मतलब किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से वो बने हैं, मॉडिफिकेशन हुआ उनका किस तरह से हुआ है। ये एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल है। इसने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को देखा और इसको लिया खा। छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को इसने खा लिया। अब ये भी एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसको खाने के बाद इसके अंदर ये छोटा प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज क्या है? ये जो इसने ये सेल खाया ना प्रोकैरियोटिक सेल ने ये जो छोटा सेल खाया ना, ये ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खाकर यूकैरियोटिक सेल बन गया। अब इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आ चुका है। वैसे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो क्या है? छोटा प्रोकैरियोटिक सेल ही है। और यही छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल ने कई सारे सेल्स खाए थे, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट नहीं खाया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया भी खाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सेल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो हम क्लोरोप्लास्ट भी बना लेते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये एक छोटा सेल ही है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही कहती है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो खुद किसी टाइम पे सेल हुआ करते थे, तो इसके पास मेम्ब्रेन तो होगी, ये तो हमें पता है। पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसके पास डबल मेम्ब्रेन होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये बात का आप ध्यान रखें। अब इसके अंदर कुछ इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकोइड। ये जो थाइलाकोइड है
ये एक के ऊपर एक पड़ी होती है। जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन हम रखें ना, कॉइन के ऊपर कॉइन रखें, वैसे ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं, ऐसे ढेर के अंदर, इस तरह से ढेर के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। और ये जो ढेर है थैलाकॉइड का, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। थैलाकॉइड के ढेर को, या एक से ज़्यादा जब थैलाकॉइड एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनम। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे ग्रेनम पाए जाएंगे, कई सारे ग्रेनम पाए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है थैलाकॉइड क्या होता है और ग्रेनम क्या होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर के स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा, इसके अंदर के स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा, इसके अंदर के स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेनम है, ये जो ग्रेनम है, ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, ये कैसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। अब हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उन सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए होता है हमें, क्योंकि न्यूट्रिशन से हमको मिलता है ग्लूकोज, न्यूट्रिशन से हमको मिलता है ग्लूकोज। और फर्दर वो जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में तोड़कर हमारे जो सेल है या हम हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनका सारा फंक्शन होता है, सेल्स का सारा फंक्शन होता है, वो होता है ग्लूकोज को तोड़कर उनकी एनर्जी बनाकर, ठीक है। और ग्लूकोज लेने का हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका है। जैसे हम हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, हम जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे पेड़ पौधों को खाकर, कुछ लोग हम में से जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तरीका है फूड लेने का वो है हेटेरोट्रोपिक, हम हैं हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। हम अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम जो हैं उन पर डिपेंड हैं। हम हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हम हमारे ग्लूकोज के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड हैं। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना ग्लूकोज सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, अपना ग्लूकोज सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। और वो कौन से होते हैं, प्लांट्स। स्टार्टिंग में ही हमने समझा था ये प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स के अंदर पाया जाता है। तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन है जो खुद बनाते हैं। छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, प्लांट है वो करता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, धूप से अपना खाना जो है वो बनाता है। और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के ऊपर हमारे पास एक पूरा चैप्टर है अपनी बायो की बुक के अंदर, पर एक बार हम ऊपर से समझते हैं भी जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होती है। तो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, जिसको बनाने के लिए सेल को चाहिए होता है CO2 प्लस H2O, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों को घोलकर जो है ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्लूकोज बना देता है, ये ग्लूकोज बना देता है, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। अब ये बात हमें एक और पता होनी चाहिए, जब भी हम बॉन्ड्स को, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनाया है मैंने, जब भी बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, जब भी बॉन्ड को तोड़ेंगे या बॉन्ड जब टूटेगा तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। ये बात आपको पता है, नहीं पता तो अभी समझ लीजिए। जब भी बॉन्ड टूटता है मॉलिक्यूल्स के बीच में तब एनर्जी बाहर निकलती है। और अब क्या हो रहा है, CO2 और H2O को हमें जोड़ना है,
CO2 और H2O को जोड़ना है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी सनलाइट से, वो आएगी एनर्जी सनलाइट से, वो एनर्जी आती है सनलाइट से। अब सनलाइट से एनर्जी कैसे आती है? ये जो थैलाकोइड मैंने आपको बताया, इनके अंदर यहाँ पर एक पिगमेंट पड़ा होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को कैप्चर करना। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना, और कि जो थाइलाकोइड है इससे सनलाइट से बन जाएगी एनर्जी। अब जो प्लांट्स हैं इनको एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में नहीं चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं वो ATP की फॉर्म में होते हैं। एनर्जी की जो फॉर्म होती है, एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो ATP की फॉर्म होती है, जिससे कि हमारी बॉडी चलती है। तो सनलाइट से ATP की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ये जो सारी है ये है लाइट रिएक्शन। सनलाइट से ATP की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना है, वो है लाइट रिएक्शन। और CO2 और H2O से मिलाकर ग्लूकोज बनाना, ये है हमारी डार्क रिएक्शन। ये है हमारी डार्क रिएक्शन। हालांकि हो ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में रही है, पर इसको लाइट रिएक्शन कह दिया तो इसको फिर डार्क रिएक्शन कह दिया, ठीक है। और इसको कहते हैं C3 पाथवे, C3 पाथवे या फिर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सनलाइट से ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये रिएक्शन आती है लाइट रिएक्शन। सनलाइट से ATP की फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्ट होना, ये होती है लाइट रिएक्शन। और CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना देना, ये होती है डार्क रिएक्शन, C3 पाथवे या केल्विन साइकिल। ये होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन। आई होप आपको समझ आ चुका है। जैसे कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो खुद भी कभी एक सेल हुआ करता था, खुद भी कभी एक सेल हुआ करता था। तो बड़े सेल के अंदर अभी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद की सेल वाली हरकतें हैं। ये खुद ही एक छोटा सा सेल है। जैसे कि ये डबल मेम्ब्रेन है, जो थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लैमिडी उन सबको छोड़कर इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके सारे लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही होंगे। तो इसके पास होगा सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, इसके पास खुद का सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। और हमें ये बात पता है DNA से RNA बनता है और RNA के ऊपर राइबोसोम लगता है, राइबोसोम लगता है। और ये राइबोसोम इस RNA के ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड कर कर प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन बना देता है। तो इसके पास खुद का राइबोसोम भी होगा, इसके पास खुद का राइबोसोम भी होगा, जो कि होगा 70S, जो कि होगा 70S। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होता है 80S, पर इसके पास जो राइबोसोम होगा प्रोकैरियोटिक सेल की ही तरह 70S। और इसके पास प्रोटीन भी हो गया खुद का, प्रोटीन भी होगा खुद का। ये इसकी स्ट्रक्चर है। जो हमने पढ़ लिया वही हमने पॉइंट्स में लिख लिया। फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स, इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी, इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। स्टोरेज बॉडीज होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स इन लीव। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस जो है
वो लीव्स के अंदर होती है और उनके अंदर एक मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स। इनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाएगा। और कितने नंबर में होगा? 20 से 40 नंबर में। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल के अंदर पाया जाएगा। शेप्स ओवल, लेंस, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन शेप्ड भी ये हो सकता है। आगे इसकी लेंथ दे रखी है 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ दे रखी है 2 से 4 माइक्रोमीटर, 1 पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये समझते हैं, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, एक एल्गी है। इसके अंदर इसका नंबर जो होता है वो 1 होता है पर सेल के अंदर। एक सेल के अंदर क्लेमाइडोमोनास के एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जैसा कि मीजोफिल सेल्स के अंदर जो कि लीव्स के अंदर होते हैं, उनके अंदर इसकी संख्या होती है 20 से लेके 40 तक। 20 के अंदर से 40 के बीच में ये कितने भी नंबर में हो सकता है। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। लेस परमिएबल डबल मेम्ब्रेन है, इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल है। हमें पता है जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे, परमिएबल होती हैं ये, सेमी परमिएबल, परमिएबल, और ये जो है लेस परमिएबल। मतलब जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके अंदर से बाहर चीज़ें जा सकती हैं और बाहर से अंदर चीज़ें आ सकती हैं। और जो इसकी अंदर वाली लेयर है वो कम परमिएबल होती है, मतलब वो कम सब्सटेंस को, कम मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना। आगे हम पढ़ते हैं, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर के स्पेस को क्या कहते थे? स्ट्रोमा। थैलाकोइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फाउंड इन स्ट्रोमा। थैलाकोइड्स से जो इस तरह से फ्लैटेंड सैक्स थे। थैलाकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन पड़ा होता है ना, उस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं। ये लाइन आपको कहना चाहती है। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग दी थैलाकोइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्रेना है, इनको आपस में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करती होती है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। वही ये लाइन आपको कह रही है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। थैलाकोइड, ये एक थैलाकोइड है, ठीक है, इसके अंदर के स्पेस को कहते हैं ल्यूमिन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होए, क्लोरोप्लास्ट के स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा और थाइलाकोइड के स्पेस को कहते हैं ल्यूमन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही कौन सा आता है? ग्लूकोज। और एंजाइम्स के बारे में आप और पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर। आगे की लाइनें, इट इज ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम 70S। जैसा कि हमें पता है जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये खुद भी कभी प्रोकैरियोटिक सेल था, या ऐसे कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ही है ये, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पड़ा है। तो इसके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और राइबोसोम्स 70S इसके पास खुद के होते हैं। ये वाली लाइन छोड़ो, ये वाली पढ़ो एक बार। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके पास जो राइबोसोम्स हैं वो हैं 70S, और बड़े सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो है 80S। जैसा कि हमें पता है भी जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। अब बीच वाली लाइन में आ जाओ। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये क्वेश्चन है, इसको करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया या नहीं आया।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है? कलर करना। इनमें से कौन सा आंसर है? तुम खुद से टिक कर लो वीडियो पॉज कर कर, फिर मैं तुमको बताता हूँ। इसका आंसर है प्लास्टिड। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि विदाउट स्टेनिंग विजिबल नहीं होता, और जो प्लास्टिड है इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ये बात मैंने तुमको लिखवाई थी और एनसीईआरटी के अंदर भी ये बात दी हुई है। जो प्लास्टिड होता है वो इजीली ऑब्जर्व होता है माइक्रोस्कोप के अंडर में। ठीक है, आई होप तुमको ये लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा। अगर तुमको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट रह गया हो रिलेटेड टू प्लास्टिड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।